ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां सपने अक्सर गरीबी के बोझ तले दब जाती हैं। यह कहानी है तृष्णा की, एक साधारण लड़की जिसका सबसे बड़ा गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने भरोसा किया। कहते हैं कि माली का धर्म होता है बाग की देखभाल करना, लेकिन अगर वही माली गुलाब को तोड़ने की नियत कर ले तो क्या गुलाब बच सकता है? और शायद माली यह भूल गया था कि गुलाब में कांटे भी होते हैं, और कुछ कांटे इतने नुकीले होते हैं कि तोड़ने वाले की हाथ भी लहूलुहान कर दे। कहानी शुरुआत करने से पहले अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तृष्णा राजस्थान के एक साधारण से गांव में रहती है। उम्र सिर्फ 19 साल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में ऐसे सपने जिन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं। उसके पिता सब्जियों के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, एक पुरानी पिकअप वैन में जिसकी किस्तें भरने के लिए वो दिन रात खटते रहते हैं। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि तृष्णा आगे की पढ़ाई कर सके। स्कूल खत्म होते ही उसने काम पर लगना शुरू कर दिया। वो शहर के एक हेरिटेज होटल में टेम्पररी डांसर और स्टाफ के तौर पर काम करती थी। लोग नृत्य, पारंपरिक कपड़े और चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान। कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है जय से। जय जिसने अपनी पूरी पढ़ाई ब्रिटेन में की है, अंग्रेजी रहन सहन, लग्जूरियस लाइफ और भारत में करोड़ों का होटल बिजनेस। भारत लौटकर उसने अपने पिता के होटल के बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया। एक शाम जय अपने एनआरआई दोस्तों के साथ उसी हेरिटेज होटल में पहुंचता है जहां राजस्थानी कल्चर डांस चल रहा होता है, जहां होटल के सारे स्टाफ झूम रहे थे। एक तृषा भी थी जो डांस कर रही थी। नाचते हुए चेहरे के बीच जय की नज़र ठहर जाती है, सिर्फ एक चेहरे पर, तृषा। डांस खत्म होने के बाद वह उससे बात करने आगे बढ़ता है। बातों बातों में पता चलता है कि तृष्णा सिर्फ टेम्पररी वर्कर है और उसकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी है। उस दिन की शिफ्ट खत्म होने के बाद तृषा और उसकी दोस्त पैदल घर जा रही थी। तभी जय और उसके दोस्त भी घर जा रहे होते हैं। उनकी नज़र कृष्णा और उसके दोस्त पर जाती है। वह उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। पहले तो तृषा हिचकिचाती है, लेकिन ज़्यादा रात होने की वजह से वह भी उनके साथ बैठ जाती है। फिर थोड़े ही देर में वह घर सुरक्षित पहुंच जाती है। अगर ये मुलाकात यहीं तक सीमित रहती तो शायद सब कुछ ठीक रहता। इतनी तेजी से चलती हुई तृष्णा की जिंदगी में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी दुनिया को एक अलग ही दिशा में ले जाने वाला था। कुछ दिन बाद किस्मत तृषा की जिंदगी में एक और इम्तिहान लाती है। एक सुबह उसके पिता सब्जी लेकर मंडी जा रहे होते हैं, जिनके साथ तृषा भी जा रही होती है। उसके पापा बहुत मेहनत करते थे। अपने किश्तें भरने के लिए वो दिन रात खटते और रात भर जगे रहते थे। थकान के कारण ड्राइव करते हुए उनकी आंख लग जाती है। एक पल की झपकी और सामने से आ रहे ट्रक से भीषण टक्कर हो जाती है। धमाका इतना दिल दहला देने वाला था कि देखने वाले की रूह कांप जाए। वैन का अलग हिस्सा पूरी तरह पिचक गया था। ऐसा लगा मानो लोहे के दोनों साइड में तृषा और उसके पिता कुचल ही गए हो। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कुदरत का करिश्मा हुआ और उनकी जान बच गई। पिता गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और तृषा का हाथ टूट जाता है और उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब जय अपने दोस्तों को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है, तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे अपने घर के बाहर बैठी तृषा पर जाती है। उसके हाथ पर प्लास्टर देख जय गाड़ी से उतरता है। बात करने पर उसे उस भयंकर हादसे के बारे में पता चलता है। जब जय को ये हादसा पता चलता है तो उसे बुरा लगता है। जय उसको कहता है, मेरे पिता का जयपुर में बहुत बड़ा होटल है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दिला सकता हूँ। एक अजनबी का इतना मदद करना तृषा को किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। कुछ महीने बाद तृषा के नाम एक चिट्ठी आई। उसमें जयपुर के होटल में नौकरी करने का जॉब ऑफर लेटर होता है और साथ में आने के लिए किराए के 500 रुपये भी रखे थे। तृषा के लिए ये फैसला आसान नहीं था। एक अनजान शहर, एक अजनबी के पर भरोसा करके दूसरे सिटी में जाना ये डरा देने वाला था। लेकिन गरीबी और मजबूरी के आगे तृष्णा डर को पीछे छोड़ देती है। वह बस से जयपुर पहुंचती है। बस स्टेशन पर जय खुद अपने बाइक लेकर आता है। वह उसे बाइक पर बैठाता है और अपने साथ ले जाता है। जयपुर पहुंचते ही जय उसे अपने पिता के पुराने हेरिटेज होटल ले जाता है, एक भव्य महल जो अब होटल बन चुका है। तृष्णा को पहले पक्षियों का देखभाल करने के काम मिलता है, पिंजरे में बंद परिंदे, और धीरे धीरे उसे नहीं पता लेकिन वह खुद भी एक ऐसे सोने के पिंजरे में कैद होने वाली होती है। प्लास्टर उतरने के बाद वह फुल टाइम वेट्रेस बन जाती है।
काम सीखती है, मेहनत करती है, लेकिन जय की नज़रें हमेशा त्रिशा पर टिकी रहती है। जय उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और धीरे धीरे शारीरिक नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। जय की निगाहें हर वक्त तृष्णा का पीछा करती रहती थी। उसे इम्प्रेस करने के लिए जय ने उसके छोटे से स्टाफ क्वार्टर वाले कमरे में एक टीवी भी लगवा दिया। तृष्णा को यह सब बहुत खास लग रहा था। एक दिन जय के फादर ब्रिटेन से इंडिया वापस आते हैं। जय तृष्णा को अपने पिता से मिलवाता है और कहता है कि आपके नहीं होने पर यही वो लड़की है जो उन छोटे प्यारे चिड़ियों का ख्याल रखती है। जय के वहाँ से जाने के बाद जय के पिता तृष्णा को चिड़िया के पिंजरे के पास लेकर जाते हैं। उनकी उम्र ज़्यादा थी और आंखें काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। उनको धुंधला दिखाई देता था। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा बहुत तारीफ करता है, कहता है तृष्णा बहुत खूबसूरत है। फिर अपनी कमज़ोर आंखों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने तृषा के चेहरे की बनावट को अपने हाथों से इमेजिन करने लगता है। उनके हाथ तृषा के चेहरे पर रेंग रहे थे, मानो वो उसकी खूबसूरती को अपनी उंगलियों से देख रहे हो। उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया, क्या जय तुम्हारा ठीक से ख्याल रखता है? तृष्णा बहुत सीधी लड़की थी, इस सवाल को वो समझ नहीं पाई। उसने सोचा, भला जय को मेरे ख्याल रखने की क्या ज़रूरत? उसने मुझे नौकरी दी है, रहने को जगह दी है, इतना ही तो काफ़ी है। वह चुप रही। पिता के वापस जाने के बाद जय का रवैया बदलने लगा। वह अब तृष्णा के और करीब आने लगा। अब अक्सर तृष्णा ही उसके कमरे में खाना लेकर जाती। इस दौरान जय बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करता है। उसके स्पर्श और बिहेवियर से साफ जाहिर था कि वह तृष्णा को चाहने लगा है। तृष्णा भी धीरे धीरे समझ रही थी कि जय उसे पसंद करता है। जय उसे एक अच्छा इंसान लगता था, लेकिन वह डरती थी। जय एक अमीर होटल का मालिक का बेटा था और वह एक मामूली काम वाली। उन दोनों की हैसियत में काफ़ी अंतर था। उनकी ना जात मिलती थी, ना ही हैसियत। हालांकि दिल कहता था कि अगर प्यार हो तो इन सब का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक झिझक थी। तभी जय ने एक नया दांव चला। उसने तृषा से कहा, मैं तुम्हें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारे फ्यूचर बन जाएगा। तृषा को लगता है कि उसकी तो निकल पड़ी है। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, नौकरी, टीवी, मालिक का प्यार और अब पढ़ाई का मौका। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत उस पर दोनों हाथों से मेहरबान हो। लेकिन शायद वह भूल रही थी कि जब किस्मत ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान होने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई बड़ी कीमत वसूल करने वाली है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रात शादी से लौटते वक्त तृषा को देर हो जाती है और तृष्णा वहाँ से अकेले ही निकल जाती है। कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि निकलने से पहले उसने जय को फ़ोन कर दिया था। जय ठीक वक्त पे पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन वही रात उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जय तृषा को बाइक में बिठाकर उसे दूर सुनसान जगह लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो बाइक से उतरता है। भावनाओं के बहाव में तृषा और जय के बीच वो सब हो जाता है जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। अगले सुबह तृषा समझ जाती है कि यह प्यार नहीं था। वो बहुत रोती है। वह जयपुर छोड़कर गांव लौट जाती है। घर पहुंचने पर सुकून नहीं बल्कि ताने मिलते हैं। पिता अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे। सर पर कर्ज का बोझ था। घर वालों को गुस्सा था कि उसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। घर उसी के पैसे से चल रहा था। अगले 3 महीने तृष्णा ने जैसे तैसे काटे। वह खेतों में काम करती और माँ के घर के कामों में हाथ बटाती। कुछ महीने बाद उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। गांव के बदनामी के डर से परिवार जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवा देती है। तृष्णा टूट जाती है, शरीर से भी और आत्मा से भी। घर वाले तृषा को उसके मामा के घर भेज देते हैं। वो वहाँ फैक्ट्री में काम करने लगती है। कुछ दिन बाद जब फिर उसकी ज़िंदगी में लौट आता है, माफ़ी मांगता है। उसे कहता है, तुम दुनिया की परवाह मत करो, तुम मेरे साथ मुंबई चलो, मैं वहाँ फिल्म प्रोडक्शन का काम करने वाला हूँ। जय की ऐसी मीठी बातें सुनकर तृष्णा फिर से भरोसा कर लेती है, लेकिन उसके दिल में एक डर छुपा था अपने अबॉर्शन के बारे में, जो जय को नहीं पता था। मुंबई का जीवन बिल्कुल अलग था जो अब तक उसने नहीं देखा था। मुंबई का वातावरण बड़ा ही चमकीला और तड़कता भड़कता सा था। जय की हेल्प से तृष्णा की एंट्री एक नए दुनिया में हुई। जय की फ्रेंडशिप फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों से थी। कोई डायरेक्टर था तो कोई राइटर, कोई एक्टर था। तृषा को डांस करना बहुत अच्छा लगता था। बहुत जल्द तृष्णा ने भी डांस क्लास ज्वाइन कर लिया और फिल्मी दोस्त भी बना लिए। जय और तृषा के बीच अब कोई पर्दा नहीं था।
उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिट चुकी थी। फिल्म के शूटिंग से लेकर देर रात तक घूमने तक दोनों हर वक्त साथ रहते। वह लोगों को किसी परफेक्ट कपल की तरह नजर आते थे। उनकी जिंदगी एकदम शांति से चल रही थी। एक शाम लंदन से फोन आया। फोन से पता चलता है कि जय के पिता को हार्ट अटैक आया है, जिस वजह से उसे लंदन जाना होगा। उसने त्रिशा को वादा किया कि वह अपने पिता को हम दोनों के रिश्ते के बारे में ज़रूर बताएंगे। त्रिशा ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि अब हम दोनों के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए, और वो जय को अबॉर्शन के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर जय गुस्सा हो जाता है और त्रिशा के इस धोखे से उसकी आंखों में नाराज़गी नज़र आती है। इवन वो सुबह भी वो त्रिशा से ढंग से बात नहीं करता और उसे थोड़े पैसे थमा कर कहता है कि मैं ब्रिटेन से बहुत जल्दी वापस आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। दिन हफ्ते में बदलते हैं, हफ्ते महीने में बदलते हैं, लेकिन जय का कोई ठिकाना नहीं। नो फोन्स कॉल। फिर एक दिन मकान मालकिन आती है और उससे पैसे मांगती है। दरअसल जय ने घर लीज पर ली थी। उसने ये बात तृष्णा को नहीं बताई थी। पैसे खत्म होने की वजह से उसे घर छोड़ना पड़ता है। वो अपने डांस ग्रुप के दोस्त के साथ छोटे से कमरे में 9 लड़कियों के साथ रहने लगती है। इंतज़ार में हिम्मत टूटने के बाद तृष्णा के दिमाग में अजीब ख्याल आने लगते हैं। सोचने लगती है जयपुर में पसंद आने के बाद उसने उसके साथ प्यार का नाटक किया और उसे मुंबई में लिव इन में रखकर उसके साथ टाइम पास किया, और फिर जब मन भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। जैसे तैसे कृष्णा अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। फिर कुछ दिन बाद जब वापस लौट आया, जय ने माफ़ी मांगी। कहा, मैं अपने पापा का ख्याल रखने में इतना बिजी हो गया था कि मुझे समय नहीं मिला कि मैं तुम्हें फ़ोन कर सकूं। आगे वो बताता है कि उसके पिता बीमार होने की वजह से उसे जयपुर जाना होगा होटल के बिजनेस को संभालने के लिए। जय त्रिशा को साफ कह देता है, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दे दूँगा। जय का ये कहना अब सच्चाई साफ थी। उसके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज़ थी। यह प्यार का इंतज़ार कम और सौदा ज़्यादा लग रहा था। वह उसे साथ तो रखना चाहता था, पर पत्नी बनाकर नहीं, बंद कमरे में अपनी प्रेमिका बनाकर। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। यह उसको धोखा दे रहा था। उसे तृष्णा से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसे तृष्णा के दिल से कोई लेना देना था। तृष्णा उसके लिए सिर्फ टाइम पास खिलौना थी। जय को अब तृष्णा के दिल दुखाने का भी डर नहीं था। अब वो तृष्णा के साथ सिर्फ अपना हवस मिटाता था। जो जय मुंबई में था अब वो नहीं रहा। वो जयपुर के इस महल में कहीं गुम हो चुका था। जय अक्सर गंदी किताबें पढ़ता और तृष्णा पर वो प्रयोग करता। जब सलवार साड़ी से उसका मन भर गया तो उसने उसे वेस्टर्न कपड़े पहनाकर वह उसे अपनी पर्सनल लैप डांसर की तरह नचवाता। तृष्णा की रूह कांप जाती थी, लेकिन भी उस इमोशन में बंधी हुई थी। उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं। पिछली बार की तरह जय उसे वापस ढूंढ लेगा, जैसे उसने उसे मामा के घर से ढूंढ लिया था और मुंबई के गर्ल्स अपार्टमेंट से भी। वो मान चुकी थी कि जय उसे पाताल से भी ढूंढ कर ले आएगा। फिर एक रात हवस मिटाने के बाद जय चैन से सो रहा था और तृष्णा अब डर में नहीं थी। वो किचन गई और वहां से एक चाकू उठाया। जय की आंखें बंद थी और उसी पल तृष्णा ने जय की सीने में चाकू घोंप दिया। उसने शिकारी का शिकार कर दिया। उसने उसके सीने में 3 बार चाकू से वार किया, जब तक उसकी सांसें नहीं थमी। तृष्णा ने अपना सामान बांधकर और सुबह होने से पहले ही होटल छोड़कर निकल गई। वह पूरे रास्ते डरती रही कि कहीं पुलिस उसे पकड़ ना ले। वह घर तो पहुंच गई, लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अपराध बोध, डर और समाज का खौफ उसे खा गया। असली सुबह रेगिस्तान के एक टीले पर तृष्णा ने वही चाकू निकाली और उसी को अपने पेट में घोंप के अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। रेगिस्तान का बारूद लाल हो गया। जिस गुलाब को मसलने की कोशिश की गई थी, उसने कांटों से खुद को भी छलनी कर लिया। अब सवाल यह था, इस मौत का असली गुनहगार कौन था? जय की हवस, तृष्णा की गरीबी, या हमारा समाज? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही फिल्मों के लिए डीप एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।